हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी जो क्लास 12th आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है कैलिडोस्कोप, उसमें पोइट्री सेक्शन। तो पोइट्री सेक्शन में हम पोएम कौन सी कर रहे हैं? पोएम्स बाय ब्लेक। ओके, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने बात कर ली थी दी डिवाइन इमेज, जो विलियम ब्लेक की पोएम थी। इसका डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको करवा दी थी, आपको देख लेनी है, ठीक है। वो बहुत अच्छे से समझा दी थी, एक एक लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से बताई है। प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, जैसे देखो विलियम ब्लेक की हमारी सेकंड पोएम है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें भी हम वही जो फोर जो वर्च्यूज थे ना, क्वालिटीज थी, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, उन्हीं का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वो पोएम ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके जी, तो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम आज इस वीडियो लेक्चर में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं जी, हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी, जो आपके राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी, वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोनों की ही, इंग्लिश कंपलसरी की भी और इंग्लिश लिटरेचर की भी। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने फ्लेमिंगो कंप्लीट कर लिए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर्स के। ओके, विश्वास कर रहे हैं। लिटरेचर में देखें तो हमने शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कर ली विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। आपके नॉन फिक्शन था वो अच्छे से कर लिया, ड्रामा था वो अच्छे से कर लिया, और हम पोइट्री सेक्शन कर रहे हैं। इवन मैंने आपको बहुत अच्छा एक वीडियो लेक्चर तैयार करके दिया है लिटरेरी टर्म्स पे, जो आपके 6 मार्क्स का था, उसको देख लिया तो 6 नंबर आपके पक्के एकदम। समझ रहे हो आप ये वाली चीज़? तो आज हम पढ़ लेते हैं द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। अब मेरी बात सुनना यार, ये जो चीज़ है, ये जो पोएम है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। वो इजी थी, ये डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ी सी मेटाफिजिकल पोएम है। अब मेटाफिजिकल पोएम है तो ये हार्ड होगी, थोड़ी सी समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। इजी फॉर्म में लिखी हुई है, इजी वर्डिंग है, इजी ही स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो डेप्थ में है बहुत ज़्यादा। वो हमको बहुत अलग तरीके से अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको पहुंचना पड़ेगा उस तक, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान, हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। तो हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक इतने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाओ। ओके, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपके डाउट्स पे बात करूंगा, आपके लिए मोटिवेशनल सेशंस लाऊंगा। ओके जी, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। चलो देखो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विलियम ब्लेक्स मेटाफिजिकल पोइट्री। देखो विलियम ब्लेक जो आपके पोइट हैं, उनका हमने इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके थे, मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट पोएम में। देखो 1757 से 1827 तक रहे, ब्रिटिश पोइट थे, ये पेंटर भी थे बहुत अच्छे, और रोमांटिक एज थी जो इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड्स हुए थे खूब सारे। ओके, काफ़ी एजेस आई थी, तो उसमें रोमांटिक एज थी, उससे बिलोंग करते थे। इनके जो फेमस वर्क्स हैं, पोइट्री कलेक्शंस हैं, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इन दोनों में ही इनकी जो पोइट्रीज हैं, जितनी भी इन्होंने लिखी, वो इसमें ही शामिल है, ठीक है। ओके, तो इनकी फेमस पोएम है दी टाइगर, आप पढ़िएगा कभी, द लंडन, द लैम एंड चिमनी स्वीपर। ओके, इनकी रचनाओं में हमको, राइटिंग्स में हमको देखो सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मक चीज़ें, इमेजरी और मिस्टिसिज्म में मिलता है हमको, रहस्यात्मक चीज़ें, और अलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, पैराडॉक्स और रेपिटेशन, ये इनके लिटरेरी डिवाइसेस। अलिट्रेशन अनुप्रास, ओके, अलंकार, पर्सोनिफिकेशंस मतलब मानवीकरण, अलंकार, और आयरनी विडंबना वाली चीजें हो जाती है, पैराडॉक्स विरोधाभास वाली, और रेपिटेशन मतलब पुनरुक्ति, ठीक है जी। तो ये चीज हम जान चुके थे पहले। अब हम बात कर लेते हैं इस पोएम पर। देखो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है मतलब कोई भी चीज जिसको हम एक्यूरेट हम पता नहीं लगा सके, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, समझ रहे हो कि ये चीज एक्चुअल में क्या है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलो हमारी अंडरस्टैंडिंग से परे हो जो चीज। ओके, चलो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विलियम ब्लेक्स मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री आपको बताई थी मैंने कि क्या होती है, आप लिटरेरी टर्म्स में भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, जैसे द लेक्चर अपॉन द शैडो, आपकी जो पोएम है जॉन डन की, वो भी मेटाफिजिकल पोइट है बहुत बड़े। वो पोएम भी आपको हार्ड लगी थी ना, समझने में याद नहीं हो रही थी, बहुत अच्छे से करवाई है, खैर मैंने, तो आपको आ जाएगी, ठीक है। तो मेटाफिजिकल पोइट्रीज ऐसी ही होती हैं, थोड़ा सा हमको बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता है उनके अंदर।
The poem presents the conflict between humanity and divinity when it analyzes different, ठीक है, virtues like pity, mercy, peace and love. सीधी सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाएंगे हमको ह्यूमनिटी और डिविनिटी में, ठीक है, मानवता में और जो देवीय चीज़ें हैं उनमें, और ये जो क्वालिटीज़ है ना इनका एनालिसिस बताएंगे, पिटी दया, जो पिटी है करुणा, मर्सी दया, रहम खाना किसी पे, पीस शांति, लव प्रेम, ओके. इट इज़ फॉर्म, देखो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इनके जो पोइट्री कलेक्शन है उसमें से ली गई है ये पोएम. 1794 में पब्लिश हो चुकी थी, ठीक है. 24 लाइन्स है डिवाइडेड इनटू 6 क्वार्टरेंस, मतलब क्वार्टरेंस यानी स्टैंजा टाइप में डिवाइड है, 4 के स्टैंजाज हैं इसमें, ओके. राइम स्कीम इसकी ए बी, ठीक है, ये होगी इसकी राइम स्कीम. देखो सैटारिकल पोएम है, सैटारिकल मतलब व्यंग्यात्मक पोएम है. इसमें जो पोएट है आपके विलियम ब्लेक, इन्होंने कुछ मतलब लोगों पे एक तरीके से व्यंग्य कसा है, ओके. ओके, द डिवाइन इमेज पोएम्स कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें तो देखो ह्यूमनिटी, द डिवाइन इमेज जो पोएम है वो तो ह्यूमनिटी की बात हुई थी, उसमें मानवता की बात हुई थी, गॉड से कनेक्टिविटी की बात हुई थी. इसमें द डिवाइन इमेज की कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, उसकी उल्टी है ये पोएम, ठीक है. विलियम ब्लेक्स वे इज रियलिस्टिक, और इसमें हमको जो विलियम ब्लेक का जो व्यू है ना लिखने का और उनकी सोच का, वो हमको एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है. चलो अब हम टेक्स्ट पर आते हैं आपकी पोइट्री के. ध्यान से सुन लीजिएगा, फर्स्ट स्टैंजा तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत माथा लगा के अच्छे से समझ लेना, तब आएगी समझ में, ठीक है. चलो, पिटी वुड बी नो मोर इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर. देखो करुणा रहेगी ही नहीं अगर हम किसी को गरीब ही नहीं करेंगे या होने देंगे. आगे सुनो, एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और दया तो होगी ही नहीं, दया भी नहीं होगी, इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, जैसे हम खुश रहेंगे तो और भी खुश होंगे, तो दूसरों पे क्या दया करेंगे हम, जब हम भी खुश हैं दूसरे भी खुश है तो हमको दया आएगी नहीं आएगी ना. उसी तरीके से पिटी वुड बी नो मोर, पिटी भी जो करुणा आती है ना लोगों को देख के एक तरीके से सैड फील होते हैं, दया आती है, रहम आता है, तो वो भी नहीं आएगा इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर हम किसी को गरीब नहीं बनाएंगे. अब गरीब बनाने से क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है? देखो गरीब इंसान कैसे बनाता है किसी को, मतलब खुद उससे ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, तो जो रह गया बंदा वो गरीब हो गया, समझ गए आप. तो एक तरीके से इक्वल रहेंगे ना, तो पुअर्टी वगैरह जो हम पुअर नहीं बनाएंगे लोगों को, गरीबी नहीं रहेगी, तो फिर गरीबी नहीं रहेंगी तो लोगों पे करुणा भी नहीं होगी, ठीक है. और मर्सी जो दया आता है, रहम आता है लोगों के ऊपर, वो भी नहीं रहेगी. इफ ऑल वर एज हैप्पी एज वी, अगर जितने हम खुश हैं तो अगले भी उतने ही खुश होंगे, तो दया भी, ये जो करुणा आती है, रहम आता है औरों के प्रति, वो भी नहीं आएगा, ठीक है. समझ में आ गया, इजी है, ओके. अब देखो, एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग पीस, आपसी डर क्या लाता है, पीस लाता है, शांति. सोचो, आपसी जो डर होता है वो शांति लाता है. मैं समझाता हूं आपको, टेंशन मत लो. टिल दैट सेल्फिश लव्स इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ना. जब तक, मैं आपको पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, हिंदी अर्थ बता देता हूँ, फिर आपको मीनिंग बताऊंगा. देखो, द म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस, जो म्यूचुअल फियर होता है, जो आपसी डर होता है, वो शांति लाता है. टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, जब तक जो स्वार्थी प्रेम होता है वो बढ़ नहीं जाता. देन क्रूरलिटी नीड्स ए स्नेयर, और फिर क्रूरता एक जाल बुनती है और फैलाती है, ठीक है. नीड्स ए स्नेयर, देखो नीड्स यानी बुनना, क्रूअल्टी यानी निर्दयता, क्रूरता, और स्नेयर यानी जाल होता है, ट्रैप, ओके. ट्रैप, जाल, ओके. और एंड स्प्रेड्स हिज बैट्स विद केयर, बैट्स यानी होता है, देखो फूड टू अट्रैक्ट प्रे, प्रे यानी शिकार. हम किसी प्रे को, किसी भी शिकार को हम अट्रैक्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको जाल में फंसाने के लिए कुछ फूड देते हैं ना, फूड लगाते हैं ना, कि कुछ चारा टाइप की, भैया इसको अट्रैक्ट होके आ जाएगा और फिर इसको बंद कर लेंगे, तो ये वाली चीज है. अब सुनो मीनिंग, एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस, भाई जो आपसी डर होता है वो शांति लाता है. अब सोचोगे आप, आपसी डर शांति कैसे लाता है? एक चीज बताओ, आपसी डर मतलब पोइट कह रहे हैं, जो हम मनुष्य हैं, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, कि हम एक दूसरे से डरते रहते हैं, एक दूसरे से डरते रहते हैं कि कुछ, क्योंकि देखो हम कुछ ऐसा कोई कार्य कर देंगे, तो अगर हम कोई भी ऐसा कार्य कर देते हैं तो उससे अनर्थ हो जाता है, तो उससे क्या पैदा होता है, डर पैदा होता है. इसीलिए हम इसी तरीके से रहते हैं कि
कि कोई अनर्थ ना हो, और जब अनर्थ नहीं होगा तो क्या होगा, शांति रहेगी। तो म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। जो आपसी डर है, मतलब कुछ भी देखो, हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही संभल कर रहते हैं, संभल के चलते हैं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे से आपसी डर है। हम लोग एक दूसरे से डरते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसलिए तो हम सब एक दूसरे से डरते हैं, तो कोई कुछ करता ही नहीं है, तो क्या है, शांति है। ओके, अब देखो, और ये शांति कब तक बनी रहती है भाई, टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज। ये शांति तब तक ही बनी रहेगी बस जब तक जो स्वार्थी प्रेम है ना वो बढ़ नहीं जाता। अब स्वार्थी प्रेम क्या होता है जी, देखो, कोई भी किसी भी व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है, आपके साथ है, तो वो किसी ना किसी स्वार्थ से है, खुद का फायदा है उसका, ठीक है, उसका खुद का फायदा है, वो खुद के फायदे के लिए आपके साथ है, समझ रहे हो। तो ये तब तक ही चलता रहेगा म्यूचुअल फियर, जब तक ये शांति तब तक ही बनी रहेगी जब तक जो ये सेल्फिश लव है ना हम लोगों के बीच में, जो हम एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन हम लोग क्या है, सेल्फिश हैं एक दूसरे के प्रति। और जब तक ये जो सेल्फिशनेस है ना हमारी, ये बढ़ नहीं जाएगी, जब तक बढ़ जाएगी ना तब तक ये जो पीस है खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया, टिल द सेल्फिश लव इंक्रीज। और ये शांति तब तक ही बनी रहेगी जब तक हम लोग, जब तक हमारा स्वार्थ नहीं बढ़ जाता। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं स्वार्थ के लिए, अपने अपने फायदे के लिए, और जैसे जैसे अपना फायदा बढ़ता रहेगा, हमको अगले से स्वार्थ निकालना होगा, तो शांति भी भंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। ओके, देखो फिर क्या होगा, देन क्रुएल्टी नीड्स ए स्नेयर। फिर एक क्रूरता होती है ना, लोगों के अंदर की जो क्रूरता होती है, जब उनका स्वार्थ निकल जाएगा तो क्रूर हो, देखो फिर वो हमारे कुछ बुरा करने का सोचेंगे, ठीक है। इनमें आपके जो विलियम ब्लेक है, उन्होंने ह्यूमन को, जो जो पाखंडी लोग होते हैं, जो झूठे धर्म गुरु होते हैं, जो झूठे मतलब गंदे लोग होते हैं, जो जाल में फंसाते हैं लोगों को अपनी एक्टिविटीज के थ्रू, उन पे एक सटायर किया है, व्यंग्य किया है, ठीक है। तो देखो, जब तक हमारे स्वार्थ बढ़ नहीं जाते तब तक ये जो शांति है वो बनी रहेगी। जैसे ही हमारे स्वार्थ बढ़ जाएंगे तो ये जो सेल्फिश लव है ना वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो आप। देन क्रूअल्टी नीड्स ए स्नेयर। फिर क्या होगा, जो लोगों के मध्य जो क्रूअल्टी होती है ना, क्रूरता, लोगों में क्रूरता हो जाएगी बहुत ज्यादा, वो एक दूसरे का अनिष्ट करना सोचेंगे, ठीक है। देन क्रूअल्टी नीड्स ए स्नेयर। तो फिर क्या क्रूअल्टी है ना, जो अब सुनना, क्रूअल्टी यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण का रूप, मानवीकरण की तरह अलंकार होता है ना, मानवीकरण, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन की फॉर्म में बता दिया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो निर्दयता है उसको पर्सोनिफाइड करा है आपके किसने, विलियम ब्लेक ने। तो कह रहे हैं कि जो क्रूरता है ना, फिर वो एक जाल बुनती है, जाल बुनती है और उसको फैला देती है, और हमारे को बेट्स, मतलब हमारे को ललचाने के लिए एक जाल बिछा देती है, और फिर एक शिकार भी लगा देती है कि हम अट्रैक्ट होकर आए और फिर हम उस जाल में फंस जाएं। ओके, बहुत विद केयर, बहुत सावधानी से ये, मतलब क्रूअल्टी, निर्दयता, क्रूर जो लोग होते हैं वो हम लोगों को पागल बना देते हैं, हम लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, कुछ भी बेट्स, मतलब कुछ भी अट्रैक्टिव चीज देके, और हम पागलों की तरह उनके जाल में फंस जाते हैं, ये बताना चाहा है। ओके, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज समझ लीजिएगा। ओके ओके, वरना मैं इसका हिंदी अर्थ आपको 10 मिनट में, 5 मिनट में करके जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को आपको लाइन, एक एक लाइन का अर्थ बताना अच्छे से, जिससे आपको समझ आ जाए। ओके ओके, तो क्योंकि आपके देखो स्टैंजा आता है, फिर आपके 3 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 2 2 6 मार्क्स का स्टैंजा आता है, पोइट्री स्टैंजा, ध्यान हो तो आपको, इसीलिए जोर दे रहा हूँ कि जिससे आप समझ जाओ, आपको लिखने का आ जाए, समझ रहे हो। देखो, देन क्या था, ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स। अब ही कौन है जी, ही यहाँ पे क्रूअल्टी। अब क्रूअल्टी मैंने आपको बताया, क्रूअल्टी का पर्सोनिफाइड, मतलब जो पर्सोनिफाइड किया मानवीकरण। अब जो क्रूअल्टी है, क्रूरता है, वो भाई एक ग्राउंड पे बैठ जाएगी, एक जमीन पे बैठ जाएगी, और वो डरेगी किससे, विद होली फियर्स। होली फियर्स कौन है यहाँ पे, फियर्स, होली यानी पवित्र होता है, फियर यानी डर होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे मीनिंग लिखो होली फियर का, फियर फ्रॉम गॉड, ईश्वर का भय। तो जो क्रूअल्टी है वो एक ग्राउंड पे बैठ जाएगी, एक जमीन पे बैठ जाएगी, और क्रूअल व्यक्ति जो भी कुछ गलत करता है, कुछ भी अनिष्ट करता है, थोड़े समय बाद उसको डर लगने लगता है ना कि भगवान का, भाई सजा मिल सकती है, ठीक है।
तो ये वाली चीज है। तो वो होली फियर्स, वो किससे डरता है? भगवान से डरता है। फियर फ्रॉम गॉड, होली फियर्स, फियर फ्रॉम गॉड, ठीक है। और फिर एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, अब सुनना, और फिर जमीन पे बैठ जाता है ना तो वो रोता है, फिर वो क्रुअल्टी रोती है, क्रुअल्टी रोती है, अपने आंसू बहाती है ग्राउंड पर, और ग्राउंड किससे बढ़ जाता है? आंसू, मतलब देखो, एंड वाटर्स, वाटर्स यानी होता है मेक्स वेट, गीला कर देता, मतलब यहाँ पे पश्चाताप के आंसू बहाती है क्रुअल्टी, मतलब किसी भी व्यक्ति ने अनिष्ट करा होता है, फिर वो ग्राउंड पे बैठ के पहले तो भगवान से डरता है, और फिर ग्राउंड पे बैठ कर रोने लग जाता है, तो वो जो जमीन है वो किससे गीली हो जाती है? आंसुओं से गीली हो जाती है। एंड वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, आंसुओं से वो जो जमीन है वो गीली कर देता है। वो आंसू काहे के हैं? वो आंसू पश्चाताप के हैं, रिग्रेट के हैं, उसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने क्या किया। समझ में आ गया आपको? आ गया ना समझ में? बिल्कुल, प्लीज। देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट अंडरनेथ हिज फुट। ह्यूमिलिटी का मीनिंग लिख लो, हम्बलनेस, हम्बल बिहेवियर, एक तरीके से विनम्र व्यवहार, हम्बल बिहेवियर। ओके, मैंने यहाँ पे हम्बलनेस लिख दिया, विनम्रता, ठीक है। ह्यूमिलिटी का मीनिंग लिख लीजिए आप, हम्बलनेस या हम्बल बिहेवियर, ओके, विनम्र व्यवहार या विनम्रता, ठीक है। और अंडरनीथ यानी बिलो, नीचे, ठीक है। तो क्या होता है फिर वो जब ऐसे रोने लग जाता है ना, मतलब रोने लग जाती है क्रुअल्टी, तो फिर क्या होता है, वो अंदर उसके अंदर जड़ में, उसके अंदर जड़ में क्या उगता है? मानवता का, जो मानवता उगती है, विनम्र भाव उत्पन्न, मतलब भाई अपनी चीज पर रिग्रेट कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा, देन क्या होगा? देन उसको फील होगा, और फील होगा तो फिर वो हम्बल व्यक्ति बनना स्टार्ट कर देगा। अंडरनीथ हिज फुट, ठीक है, उसके पैरों के आसपास एक जड़ उग जाती है। अब वो जड़ किस चीज की है? वो हम्बलनेस की जड़, मतलब एक तरीके से जब वो रोता है ना तो ग्राउंड को गीला कर देता है अपने पश्चाताप के आंसू से। तो फिर क्या होता है, तो जो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब वो रिग्रेट होने लगता है तो वो व्यक्ति हम्बल बनने लग जाता है, विनम्र बनने लग जाता है। देखो फिर क्या कह रहे हैं आपके विलियम ब्लेक, soon spreads the dismal shade of mystery over his head। अब देखो प्लीज अच्छे से समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अब आगे के जो 3 स्टैंजाज हैं वो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, बहुत खतरनाक वो चाहिएगी इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। देखो थोड़े समय बाद क्या होता है, देखो एक रहस्यात्मक डिसमेल यानी होता है निराशाजनक, ठीक है। और देखो फिर क्या होता है, एक रहस्यात्मक आवरण, एक रहस्यात्मक आवरण उसको घेर लेता है, निराशाजनक आवरण, उसकी क्रूअल्टी, उसकी निर्दयता और उसकी जो विनम्रता है वो उसको घेर लेता है। मिस्ट्री, रहस्यात्मक, रहस्य, ठीक है। ओवर हिज हेड, उसके ऊपर, देखो भाई वो जो व्यक्ति है ना, जो क्रूअल है, जो इस तरीके से लोगों को परेशान करता है, ओके, मतलब किसी भी तरीके से लोगों को पागल बनाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सून स्प्रेड्स द डिसमल शेड, देखो शेड यानी छाया, तो थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर निराशाजनक छाया, छाया जो है वो उसके हेड, उसके सर के ऊपर एक तरीके से कवर अप हो जाती है, समझ रहे हो, इस तरीके से एक निराशाजनक सर्किल में हो जाता है वो व्यक्ति। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई, देखो कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। अब देखो यहाँ कैटरपिलर, देखो आपको ध्यान है इंसेक्ट होता है, फ्लाई भी, मक्खी भी इंसेक्ट होता है, लेकिन यहाँ कैटरपिलर और फ्लाई किस लिए यूज किया गया है? इसलिए यूज किया गया है, देखो कैटरपिलर देखो एक पॉइजनस एक इंसेक्ट होता है, ठीक है, और फ्लाई भी, तो ये दोनों अच्छे सिंबल नहीं होते कायदे से। तो यहाँ कैटरपिलर और फ्लाई उन व्यक्ति को कहा गया है जो झूठे लोग होते हैं ना, जो फॉल्स लोगों को पागल बनाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं उनके साथ, उनको बेवकूफ बनाते हैं, उनको ललचाते हैं, उनको एक तरीके से उनके साथ अनर्थ करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फीड ऑन द मिस्ट्री, और वो लोग इसी रहस्यात्मक चीज को बनाते रहते हैं। मतलब यार समझने की कोशिश करो, ये जो लोग हैं, झूठे धर्मगुरु, झूठे लोग या फिर गंदे लोग, जो हमारे को पागल बनाते हैं, जो हमारे अंदर विचार में, अपने मन के अंदर इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके के फॉल्स नोशंस क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये चीज ऐसे कर दोगे तो वो चीज हो जाएगी, भाई ध्यान रख लेना,
ठीक है। तो वो इस फीड करते रहते हैं इस मिस्ट्री को, मतलब इस रहस्य को हमारे अंदर ही पड़े रहने देते हैं, अंदर ही रखे रहने देते हैं, और वो हमको पोषित करते रहते हैं। एक तरीके से पोषित करना मतलब हमारे को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, भाई ये मत कर लेना, ये मत कर लेना, दिक्कत हो जाएगी, ये मत कर लेना, वो हो जाएगा, ये मत कर लेना, वो। समझ गए? ओके ओके, ये वाली चीज है। समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, लेकिन आ जाएगा। थोड़ी सी लेवल की पोएम है। लिटरेचर का मीनिंग ही इसलिए कहते हैं, लिटरेचर आपको बहुत डेप्थ में जाके चीजें, आपकी सब चीजें इजी मिल जाएंगी, तो क्या मतलब है। ठीक है, चलो अब देखो, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट। देखो डिसीट यानी होता है धोखाधड़ी करना और चालबाजी करना। डिसीट लिख लो, धोखाधड़ी या चालबाजी। तो फिर वो जो ऐसे जो लोग होते हैं ना, क्रूअल लोग होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, फॉल्स मैन होते हैं, झूठे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो हमारे को इस तरीके से करते रहते हैं ना, पागल बनाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो वो एक तरीके से क्या बना देते हैं, एक फ्रूट ऑफ डिसीट, एक वृक्ष पर, एक तरीके से हम वो वृक्ष है, एक पेड़ है, और हमारे अंदर उन्होंने एक धोखाधड़ी का, फॉल्स चीजों का, झूठी चीजों का, धोखे से एक फ्रूट उगा दिया अपने मन के अंदर। मतलब ये लोग करते हैं ना, किस तरीके से हमारे को एक तरीके से भ्रमित कर देते हैं, और फिर हमारे मन के अंदर एक तरीके से चीज पनप जाती कि भाई यार उन्होंने ऐसे कहा था, अगर यार ये तो कुछ कर दूंगा। तो एक तरीके से हमारे अंदर ये लोग क्या करते हैं, फ्रूट ऑफ डिसीट, एक धोखाधड़ी का फल उगा देते हैं। ओके ठीक है। रेडी एंड स्वीट टू ईट। अब लेकिन, और वो रेडी यानी लिख लो रेड कलर, वो रेड कलर का होता है, और स्वीट टू ईट, और हमें, और वो खाने में भी मीठा होता है। मतलब एक चीज बताओ, अब हम उनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो हम संतुष्ट भी रहेंगे कि चलो भाई उन्होंने उन्होंने उस आदमी ने, वो तो इतना बड़ा वो है, उसने बताया तो हम ये कर रहे हैं, करने चलते रहते, तो उसमें हमको मजा तो आएगा यार कि चलो उसने बताया, हमारे साथ कुछ अनर्थ नहीं होगा। एंड द रेवन, देखो रेवन का मीनिंग लिख लो यहाँ पे, यहाँ पे मीनिंग लिख लो, ए बर्ड हियर द फोर्स ऑफ विशेज। विशेज मतलब दुर्गुणों की शक्ति। आपका ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखो बाइबल में एडम और ईव थे, तो उसमें भाई, उसमें जो ये रेवन था ना, ये एक पक्षी था, उसने, इसने जो ईव थी ना, उसको धोखे का फल देने के बेट यानी ललचाया था कि भाई अपने जाल में फंसाना चाहता ये जो पक्षी था। समझ रहे हो? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीजें हैं ये, देखो रेडी एंड स्वीट कलर, एंड द रेवन इज नेस्ट हैज मेड। देखो, और फिर क्या, एंड इट्स थिकेस्ट शेड। अब सुनो, रेवन यानी आप लिख लो काला कौवा, मतलब ये काला कौवा बुरी चीजों को, दुर्गुणों को दर्शाता है। ठीक है। ए बर्ड हियर द फोर्स ऑफ वाइसेस, वाइसेस यानी दुर्गुण, है ना? ओके। एंड इट्स थिकेस्ट यानी मोटा या घना लिख लो। अब मेरी बात सुनो, तो रेडी वो स्वीट कलर, वो जो फल हमारे अंदर हो जाएगा भाई, वो किस तरीके का होगा, वो रेड कलर का होगा, और वो खाने में भी मीठा होगा। एक तरीके से लोग हमारे को इतने ज्यादा पागल बना देंगे, हम लोग उनके अनुरूप ही चलते रहेंगे। और ये जो रेवन है काला कौवा, तो इस तरीके से जो ये जो वाइसेस है, जो निर्गुण शक्तियां हैं ना, जो गंदी चीजें हैं, तो हमारे ऊपर नेस्ट हैज मेड, एक तरीके से हमारे ऊपर एक घोंसला बना लेगी। नहीं समझे? मतलब ये जो, फिर हम देखो इस तरीके से लोगों की बातों में आ जाएंगे, तो फिर जो और गंदी चीजें हैं ना, वो हमारे ऊपर घोंसला बना लेगी। एक तरीके से जैसे रेवन अपना घोंसला, जैसे काला कौवा अपना घोंसला बनाता है ना, उसी तरीके से। और वो घोंसला कैसे होता है, थिकेट्स, मोटा होता है, घना होता है, और छायादार होता है। तो उसी तरीके से हमारे ऊपर ये निर्गुण, ये जो दुर्गुण होते हैं ना, खूब सारे गंदी गंदी चीजें, इनकी छाया हमारे ऊपर पड़ी रहेगी। हम मतलब दुर्गुण, हम जब इन लोगों के उसमें चले जाते हैं ना, तो हम ये एक तरीके का फल बो देते हैं हमारे अंदर, एक धारणा बना देते हैं, और फिर उस धारणा को बनाए रखने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा प्रलोभन देते हैं, आप ऐसे करो, आप वैसे करो। समझ में आ रहा है? और फिर क्या करते हैं, और फिर इसी तरीके से रेवन ने भी उस टाइम पे जो ईव थी उसको ललचाया था ऐसे चीजें करके, धोखाधड़ी से, लेकिन, है ना? तो इसी तरीके से जो गंदी चीजें होती है, ये जो खराब चीजें होती है, हमारे ऊपर एक तरीके से आवरण बना लेगी, हमारे को कवर कर लेगी। हम बहुत ज्यादा दुर्गुणों से, हम गलत शक्तियों से घिर जाएंगे। समझ रहे हो आप? और ये बहुत ज्यादा इन इट्स थिकेस्ट मतलब मोटे और घना शेड, मतलब एक तरीके से वो जो सिचुएशन हो जाएगी यार, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। समझ में आ गया आपको? ओके। अब सुनना, बहुत अच्छा स्टैंजा है। द गॉड्स ऑफ द अर्थ एंड सी। फिर बाद में क्या होता है, अपने अर्थ के, अपने अर्थ, गॉड ऑफ द अर्थ,
अपने इस पृथ्वी के देवता और एंड सी और समुद्र के देवता sought through nature to find the tree, this tree, ओके अब मैंने आपको ट्री बताया था ना क्या है, अभी रुक जाओ एक सेकंड। देखो सॉर्ट यानी मीनिंग लिख लो, प्राप्त करने की कोशिश, ट्राई और इंग्लिश में लिख लो ट्राइड हिज बेस्ट, ओके बट देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, वो सारी उनकी जो तलाश है वो वेन व्यर्थ हो जाती है। देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन, ये तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के अंदर ही है। अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा वे है, ओके तो देखिए मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि देखो द गॉड ऑफ द अर्थ एंड सी, जो हमारे पृथ्वी के देवता हैं और समुद्र के देवता हैं, जितने भी देवता हैं यार, सॉर्ट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री। अब ये जो इन लोगों ने एक ट्री बना दिया है ना, इन खराब लोगों ने, इस क्रूअल्टी ने, और फॉल्स लोग हैं जो भी ऐसे लोग हैं, उन्होंने लोगों के अंदर एक ट्री बना दिया है ना, तो जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो समुद्र के हो चाहे वो पृथ्वी के हो, वो सॉर्ट मतलब प्राप्त करने की कोशिश, ट्राइड देयर बेस्ट थ्रू नेचर टू फाइंड दिस ट्री, वो इस पेड़ को तलाश रहे हैं कि भाई ये पेड़ है कहाँ। इन लोगों ने, इन धर्म गुरुओं ने, झूठे जो धर्म गुरु होते हैं, झूठे लोग होते हैं, झूठे धर्म पाखंड वगैरह जो करते हैं, या फिर झूठे जो व्यक्ति हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, उनके माइंड में एक तरीके से फॉल्स नोशंस, गलत धारणाएं बना अंदर डाल देते हैं। तो जो गॉड है, भगवान एंड में क्या करते हैं, भगवान तलाशते हैं कि यार ये पेड़ है कहाँ पे, ये जो इन ऐसे लोगों ने पेड़ बना दिया है ना, ये है कहाँ पे। वो बहुत ट्राई करते हैं, सॉर्ट ट्राइड देयर बेस्ट, अब बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस ट्री को तलाशने में, फाइंड दिस ट्री, उस पेड़ को तलाशने में, बट देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, लेकिन उनकी जो सारी भी तलाश है ना वो वेन हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, यूजलेस हो जाती है। उनकी जितनी भी तलाश है, वो जो तलाश रहे हैं ना इस पेड़ को, यार ये पेड़ है कहाँ पे, हमको तो पेड़ ही नहीं मिल रहा है। पेड़ मतलब ये पेड़, वही पेड़ जो ऐसे लोगों ने हमारे अंदर, हमारे माइंड में, हमारे अंदर ऐसी धारणाएं बना दी ना, उसको सिंबलाइज करता है ये पेड़, ट्री, ठीक है। तो वो भगवान जितने भी हैं, समुद्र के हों, अपने अर्थ के हों, तो वो सब तलाश कर रहे हैं कि यार ये पेड़ है कहाँ पे, लेकिन ऑल देयर सर्च वाज ऑल इन वेन, सारी उनकी तलाश वेन हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता, ये आपके जो पोइट हैं विलियम ब्लेक वो बता रहे हैं, देयर ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। अरे ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है, ये तो सिर्फ ह्यूमन ब्रेन में ही बढ़ता है। यार एक चीज बताओ, विलियम ब्लेक कह रहे हैं उनको उनकी सारी तलाश व्यर्थ हो जाती है, हर जगह जाके देख चुके हैं, हर तरीके से ढूंढ लिया, उस ट्री को नहीं मिल रहा। लेकिन फिर विलियम ब्लेक बताते हैं कि भाई ये ट्री कहां पर है और ये कहां ग्रो होता है, दे ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। ये जो ट्री है ये तो सिर्फ मानव के मस्तिष्क में ही बढ़ता है और मानव के मस्तिष्क के अंदर ही है, समझ गए। अब मेरे को बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। ऐसे लोग हमारे मन को इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे मन में ही तो अलग अलग प्रकार की धारणाएं बन जाती है, अलग अलग तरीके की चीजें पनप जाती है माथे में। ये हमारे मन को ही तो कंट्रोल करते हैं कि भाई ऐसे कर दोगे तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो पेड़ उगा है ना, ये पेड़ हमारे मन में ही, मैंने आपको पहले बताया था, एंड बियर द फ्रूट ऑफ डिसीट, ये एक हमारे अंदर एक फल उगा देते हैं, धोखाधड़ी का फल। तो वो हमारे अंदर ही तो, अब भगवान लोग हैं जो वो उनको बाहर इस भौतिक इस फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। ये जो फ्रूट है, ये जो ट्री है, ये तो कहाँ है, ह्यूमन के ब्रेन में है, क्योंकि इन लोगों ने ह्यूमन के ब्रेन को ही तो कंट्रोल किया है, मानव को भावनात्मक रूप से, इमोशनली ही तो उसके साथ धोखाधड़ी करी है, ऐसे ऐसे कह के, गलत चीजें बता के, फॉल्स नोशंस, धारणाएं बोल के उनके मन के अंदर इस तरीके की चीजें भर चुके हैं। तो वो जो पेड़ है ना, अब गॉड्स हैं जितने भगवान वगैरह उसको फिजिकल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो वहां नहीं है। विलियम ब्लेक बताते हैं कि दैट ग्रोज वन इन द ह्यूमन ब्रेन। अरे भाई ये तो पेड़ है ना, ये इस तरीके का पेड़ है, ये तो ह्यूमन के ब्रेन के अंदर है, मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर है, ये। तो
ये जो चीज़ें होती हैं हम जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे मस्तिष्क में ही होती है। ये जो लोग होते हैं ये इस तरीके से हमारे को लालचाते हैं, फिर चीज़ें बताते हैं, प्रलोभन देते हैं और खूब तरीके से षड्यंत्र करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं और हमको पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो हमारे मन में अनेक प्रकार के ख्याल उग जाते हैं ना यार, ख्याल पनप जाते, नहीं यार ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, यार उन्होंने ऐसे कहा है, यार इन्होंने ऐसे कहा है, नहीं नहीं। तो एक तरीके से ये जो पेड़ है ना, ये जो फ्रूट है, ये हमारे मन के अंदर है। ओके, तो ये वाली चीज थी आपकी पोएम। देखो कितनी डेप्थ थी इस पोएम में, बहुत ज्यादा डेप्थनेस है भाई। ये इजी पोएम नहीं, छोटी सी पोएम है लेकिन इजी बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे और जो वीडियोस बनी हुई है इस पोएम पे, बस सीधा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है, हल्का सा बता दिया ओवरव्यू। और मैंने आपको बहुत अच्छे से चीजें, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट जो पोएम है बहुत अच्छे से समझ आ गई हमको। आपका रिस्पांस कमेंट सेक्शन में जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने कन्वे करना चाहा आपको लाइन बाय लाइन। मैं देखो इसको 10 मिनट में खत्म कर सकता था। हिंदीर्स मैंने आपको करके दिखाया था ना कि 1 सेकंड लग रहा था, तो हिंदीर्स, लेकिन इसका डेप्थ में जाना, फिर आपको समझाना चीजें, वो बहुत जरूरी थी। ठीक है जी, ओके। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी अच्छा मैटर हो गया, आपको समझ में आ गई पोएम, तो आपको क्वेश्चन आंसर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, क्योंकि आपके पोइट्री स्टैंजा भी आता है, आपको स्टैंजा दे दिया जाता है, फिर 3 क्वेश्चन आते हैं, दो नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ओके, तो आपको अच्छे से समझाऊंगा तो आप लिखने के लिए तो समर्थ हो गए ना। ओके, तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। ओके जी, नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। बाकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी कहना हो, कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके जी, और हम आराम से सिलेबस हमारा समय के अकॉर्डिंग आराम से बहुत अच्छे वे में, जल्दीबाजी में नहीं, बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। सब्र बनाए रखें, जितना पढ़ा दिया कंटिन्यू पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी ढील ना छोड़िए, कंटिन्यूसली। स्लो एंड स्टडीज विन द रेस। ओके, विंस द रेस, धीरे मगर लगातार। अगर तैयारी करते रहोगे कोई भी वर्क, तो आप जरूर जीतोगे। ठीक है जी, चाहे धीरे गति हो आपकी, लेकिन स्टडी लगातार होनी चाहिए। STEADY। ओके जी, तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।